रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर बड़ी अहमियत का हामिल है और इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले कि केमिकल इक्विलिब्रियम किस टाइप के रिएक्शन में हमारे पास इस्टेब्लिश होता है। तो दो तरह के केमिकल्स रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक कहलाते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और दूसरा कहलाता है इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस उस टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हों। इस तरह के रिएक्शंस को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि दूसरे टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसका जो ताल्लुक है वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, जबकि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर किसी किस्म का जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो स्टैब्लिश नहीं होता। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या कंसेप्ट है, इस बात को हम देखेंगे। तो याद रखना है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब होता क्या है, इनिशियली हमारे पास यूं होता है कि हमारे पास जब टाइम t0 हो, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, लेट कंसिडर मैं कहता हूँ 0 मिनट, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट की जो अमाउंट होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिनिमम होती है। यहाँ मिनिमम से मुराद यानी 0 होगी। अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो इसकी क्या होगी, 0 होगी। अब इस रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रिएक्शन हमारे पास स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ टाइम गुजरेगा। मैं कहता हूँ t1 गुजर चुका है। ठीक है, लेट कंसिडर। अब t1 हमारे पास जो टाइम गुजरा है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो अमाउंट है उसमें कमी आई होगी, वो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट कम हो चुकी होगी, जबकि प्रोडक्ट की अमाउंट 0 से बढ़ चुकी होगी। लेट कंसिडर, इस बात को हम इस तरह समझते हैं कि लेट सपोज हमारे पास रिएक्टेंट जब टाइम t0 था तो 10 थे, 10 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, अब 10 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स थे और यहाँ पर 0 मोल थे। लेकिन जब 5 मिनट गुजरे तो इसमें से सम अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो 5 मिनट बाद हमारे पास जो रिएक्टेंट की अमाउंट है वो 10 से कम हो जाएगी। कम होकर लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास 7 मोल रह गई है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट कितना बन चुका है, दैट इज 3 मोल। अब कुछ और टाइम यहाँ हम देते हैं इस रिएक्शन को, यानी टाइम t2 पे जाकर फिर दोबारा से चेक करते हैं। लेट से मैं 10 मिनट बाद फिर इसको चेक करता हूँ तो मेरे पास रिएक्टेंट की अमाउंट मजीद कम हो चुकी होगी, जबकि प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो चुकी होगी। लेट से दिस इज 5 मोल, 7 से भी कम होकर 5 मोल आ चुकी है, जबकि प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होकर 5 मोल पहुँच चुकी है। अब फिर थोड़ा टाइम इस रिएक्शन को जब हम देते हैं, टाइम t3 पे देखते हैं, तो t3 आफ्टर 15 मिनट हमारे पास इस रिएक्टेंट की जो अमाउंट है इट बिकम 3 मोल रह चुकी है, जबकि प्रोडक्ट हमारे पास 7 मोल रह चुका है। अब
इस टाइम तक रिएक्टेंट की जो मिकदार है वो कम हो रही है जबकि प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है। फिर टाइम T4 पे जब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं आफ्टर 20 मिनट, तो हम देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट है दैट इज 3 मोल while amount of the product will be 7 मोल। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट में जो चेंज आ रही थी वो आना बंद हो गई है। हमने देखा शायद कोई रिएक्शन स्टॉप हो गया है या कोई इसमें कोई गलती आ रही है, तो लिहाजा हम थोड़ा और टाइम इस रिएक्शन को देते हैं। आफ्टर 30 मिनट इसको चेक करते हैं। जब 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो इसकी अमाउंट फिर भी 3 मोल ही होगी जबकि जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो 7 मोल होगी। फिर हम अपने आप को कंफर्म करने के लिए थोड़ा और टाइम जब इसको देते हैं 5T6 देखते हैं एंड दैट इज आफ्टर 1 आवर 60 मिनट। 60 मिनट बाद जब हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्टेंट की अमाउंट जो होगी वो 3 मोल ही होगी जबकि प्रोडक्ट हमारे पास दैट इज 7 मोल। अब इस पूरे जो हमने देखा इससे हम एक कंक्लूजन अखज करते हैं, वो ये कि देखें रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है रिएक्टेंट की मिकदार कम हो रही है, लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम आ जाता है जिस टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार में चेंज आना बंद हो जाती है। यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ये कि ये भी 3 मोल है, ये 7 मोल है, ये हमने एक फर्जी वैल्यू ली हुई है, कंसिडर किया हुआ है। तो 3 मोल आगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 3 से ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। हालांकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था इनिशियली तो हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार में कमी आ रही थी और प्रोडक्ट की मिकदार में ज्यादा, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जिस टाइम के बाद न रिएक्टेंट की मिकदार में कमी आई न प्रोडक्ट की मिकदार में ज्यादती है। इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम गेट स्टेब्लिश्ड। तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन के अंदर स्टेब्लिश हो गया। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। नाउ अब हम इसको एक और उससे देखेंगे कि आया जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया तो उसके बाद रिएक्टेंट की मिकदार और प्रोडक्ट की मिकदार में जो कमी या ज्यादती है वो आना बंद हो गई। अब ऐसा क्या हुआ इसके बाद कि ये ऐसा हो गया, तो इसके लिए हम देखते हैं डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की डायनेमिक नेचर का क्या मतलब है? डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा टाइम आता है जिसके बाद रिएक्शन तो स्टार्ट होता है, यानी रिएक्शन एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है इधर कि हमारे पास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टॉप हो गया हो, यानी रिएक्शन स्टॉप हो गया हो। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव हुई है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार हमारे पास जब चेंज होना बंद हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर x अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यहां से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। यानी जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बना रही होती है उतनी ही कंसंट्रेशन हमारे पास प्रोडक्ट की दोबारा से रिएक्टेंट बना रही होती है। तो इस स्टेज पे हम कहते हैं कि यह केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। डायनेमिक का वर्ड यूज होता है मोशन, यानी अभी तक रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन चल रहा है, लेकिन सिर्फ अमाउंट में जो चेंज आ रही है वो स्टॉप हो गई है, वो जीरो हो गई है। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो जीरो हो गया है। इक्विलिब्रियम पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो चेंज आना बंद हो जाती है। दूसरी बात, रिएक्शन चलता रहता है।
जब तक एक्सटर्नल कंडीशंस को, जो रिएक्शन की कंडीशंस हैं जिन पर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, उसको अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम अगर 100 साल भी चलता रहे तो तब भी उसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें जो चेंज है वो जीरो ही रहेगी। अगर एक्सटर्नल कंडीशन को आप चेंज करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। तो डायनेमिक नेचर का मतलब है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि रिएक्शन चलता रहता है।